आगे 2 साल में क्या करना है उसकी भी रणनीति बनाए। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि जो नहर हमारी 60 और 70 के बीच में बनी उसकी बहुत बड़ी दुर्दशा थी। मैंने भी विधानसभा में एक बार बात उठाई थी, क्योंकि मेरा एरिया 99% सिंचाई का है, खाद्य सांसद 31,000 से जीतता है आपके आशीर्वाद से, वो भी सिंचित है, हमारे भी पीड़ा है, हम भी टहल पे। मैंने ये बात उठाई थी और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि नहरी क्षेत्र के विधायकों की पीड़ा रहती है हमारी नहर ठीक रहे, सिंचाई का पूरा पानी मिले और नहर की मरम्मत हो। तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले बजट में पिछले साल 2021 के अंदर 23 किलोमीटर तो पंजाब के साइड की नहर बनाई और 47 किलोमीटर पहली बार राजस्थान एरिया में बनी। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी। और 40 किलोमीटर अग्निबंदी में और बनेगी जिसमें 1,000 करोड़ रुपए लगेंगे। 3 चरण के अंदर काम होगा, 3,000 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी नहर पे खर्च होगा, ये आजादी के बाद पहली बार। और इसके लिए आपको याद हो तो मुख्यमंत्री जी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी कैप्टन से मिले थे सरकार बनते, उसके बाद ये रणनीति। और अभी भी जब बंदी की बात आई, अकाल पड़ चुका था, सिंचाई अधिकारियों ने बनाया कि 4 में से 1 रेगुलेशन, हम लोगों ने मीटिंग बुलाई जयपुर, उसमें प्रमुख शासन सचिव, चीफ सेक्रेटरी भी थे, सिंचाई के सेक्रेटरी भी थे, हम सब लोग थे, यहाँ के विधायक भी थे, और हमने निर्णय किया 3 में से 1 पानी देंगे। उसके तहत शायद आपको 3 बारियां मिल गई होगी, मिल गई, और 4थी बारी आने वाली। और हमारा प्रयास यह है कि हम आपको 5 बारी पानी देंगे, कब से ये हमारा प्रयास, जिससे कि हमारी फसल कम जाए। दूसरा, कोरोना। जनवरी 2020 में राहुल गांधी जी ने कहा था, मोदी जी पार्लियामेंट में कहा था, मोदी जी जो बाहर से जहाज आ रहे हैं इनको रोक दो। चाइना में बहुत बड़ी महामारी आ चुकी है, लेकिन मोदी जी कहां मानने वाले, वो तो अहमदाबाद में ट्रंप नमस्ते कर रहे थे, हवाई जहाज नहीं रोके, क्वारंटाइन नहीं किया, और उसका परिणाम हुआ कि पूरे देश में कोरोना महामारी फैल गई। मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया। मार्च की बात याद करो, हमारी 12 मार्च को विधानसभा बंद की थी इसलिए कि कोरोना आ गया था, और वो मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ रहे थे। क्योंकि अगर कोरोना लगा देते, नहीं सॉरी कोरोना नहीं, अगर लॉकडाउन लगा देते तो फिर आप मेंबर कैसे उठाते हैं, होटलों में कैसे रोकते। विधायकों को उठाया गया मध्य प्रदेश के, उठा करके उस सरकार को तोड़ने का काम हुआ। ये हुआ 22 और 23 मार्च, और उससे पहले ट्रंप आए 4 दिन पहले अहमदाबाद। बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई, दीवारें इसलिए बनाई गई कि पड़ोस के अंदर गरीबों की बस्ती थी, ट्रंप को नहीं दिखे, इसके लिए बनाई गई। इसलिए साथियों, उनकी ज्यादा चर्चा क्या करें, लेकिन आप जानते हो कि जब 2014 में ये लोग आए थे, इन्होंने क्या कहा था, अच्छे दिन आने वाले। थोड़े दिनों के बाद अमित शाह को पूछा पत्रकार बंधुओं ने कि अमित शाह जी वो अच्छे दिन तो नहीं आए, क्या हुआ? तो क्या वो तो मैंने ये कहा था हमने कि अच्छे दिन बीजेपी के नेताओं के आने वाले हैं, हमने ये नहीं कहा था जनता के आने वाले। आगे मुझे अच्छे दिन, फिर का 2 करोड़ रुपए काला धन लाएंगे 15 लाख खाते में, और 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपने रेलवे बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने बीएसएनएल बेच दिया, आपने बैंक बेच दिया, आपने LIC बेच दी। जब आपने सरकार की कंपनियां बेच दी तो नौकरी दोगे कहां से? अब हमारे शरण जाति के भाई तो राज्य होते हैं कि अनुजाति का आरक्षण खत्म कर दिया। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जब नौकरियां है ही नहीं तो शरण जाति को नौकरी कहां से मिलेगी? और वैसे भी आजकल आरक्षण में क्या है, दलित, OBC, शरण जाति के भी 10%, थोड़ा थोड़ा तो सबको मिलता है। लेकिन ये लोग पूंजीपतियों की कठपुतली बनके पूरे देश को चला रहे, ये साबित हो। उसका प्रमाण अगर देखना चाहें तो राफेल में देख लीजिए, राफेल का सौदा किया 500 करोड़ में कांग्रेस ने, सरकार बदल गई, 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज के दिए गए। फ्रांस की कंपनी ने जांच की और साबित हो गया कि घपला हुआ है, लेकिन मोदी जी मानने को तैयार। पूरे देश की
कंपनियां अडानी और अंबानी को बेच, आज देश की हालत ये हो गई कि कहां तो हमारी बराबरी अमेरिका और इंग्लैंड से होती थी और आज हमारा मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। हमारा रुपया बिल्कुल गिर चुका है। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है इसका मतलब उस सरकार का जो है पतन हो रहा है, सरकार गिर रही है, भ्रष्टाचार है। आज वो कुछ नहीं बोल। यही है बाबा रामदेव, जब ये इंटरव्यू में जाता था तो कहता था मोदी जी को लाओ, 35 रुपए में पेट्रोल और डीजल मिलेगा। आज बाबा रामदेव की जुबान बिल्कुल बंद है, कभी बोलते हुए नहीं देखो। महंगी गाड़ियां, आगे पीछे जेट सुरक्षा। मुझे बताओ इन साधुओं को जरूरत क्या है जेट सुरक्षा की? क्या जरूरत है? आज जाओ, सबको वो योग सिखाता हुआ मिलेगा। अरबों रुपए की कंपनी बन गई और गांव गांव में दुकान खुल गई बाबा रामदेव का फोटो लगाकर। अरे बाबा रामदेव, किसान तो योग सुबह से शाम तक खेत में करता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, तेरे योग से ही अगर बीमारी ठीक हो रही है तो फिर तू गांव गांव में दुकान क्यों खोल रहा है? शुगर की गोली अलग, साबुन अलग, तेल अलग, मतलब 1000 तरह की उसने अपनी सारी की सारी जो है वो निकाल। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं साथियों, पिछले 7 साल से देश का प्रजातंत्र कमजोर, देश आजाद हुआ उस वक्त यही लोग, क्योंकि आपके आरएसएस का जो है जन्म 1927 में हुआ, देश गुलाम था। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, आरएसएस ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। ये अंग्रेजों को सूचना देते थे। जब कांग्रेस के नेता लड़ते थे, ये जाके सूचना देते थे कि फला नेता वहां बैठा है, ये आवाज उठा रहा है, ये आंदोलन कर रहा है, इसको जेल में डालो। इन्होंने आजादी की लड़ाई में नाखून तक नहीं कटवाया और उसका प्रमाण हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। 15 अगस्त का जश्न मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाने में व्यस्त थे। पंडित नेहरू जी और ये पटेल जी जो भी लिख के देते थे उसको वो समाहित करते थे। संविधान तैयार हो रहा था, 47 में आजादी मिली और 48 के अंदर जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाला, नेतृत्व करने वाला महात्मा गांधी जी, उनको गोली किसने मारी? उनको गोली मारी नाथूराम गोडसे, वो आरएसएस का कार्यकर्ता था। और उसका प्रमाण कि आज पार्लियामेंट में उनके नारे लगाए जाते हैं जिंदाबाद के, उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनको पूजा जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं इस देश में 2 तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा है जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है, वो है कांग्रेस। आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज 60 साल के अंदर जो विकास किया वो आपके सामने है। जब अंग्रेज छोड़ के गए इस देश को, हमारे देश में सड़क नहीं थी, हमारे देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं थे, हमारे देश में स्कूल नहीं थी, हमारे यहाँ सड़क नहीं थी, हमारे यहाँ कारखाना नहीं था, हमारे यहाँ नहरें नहीं थी। जब भाखड़ा डैम बना, नेहरू जी आपके पास एक इंजीनियर फॉरेन से लेके आया कि डैम बनता कैसे है? उससे राय लेकर के डैम बनाया गया, क्योंकि अमेरिका में उधर डैम बन चुके थे, हमारे यहाँ नहीं था। आज ये नेहरू जी के बारे में 100 बातें करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक तरफ वो विचारधारा है जो 36 कौम को साथ लेकर के प्रजातंत्र को मजबूत करके आगे बढ़ रहे हैं, और एक तरफ वो विचारधारा है जो पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं। 700 किसान मर गए आंदोलन में, कभी इनके आंख में आंसू नहीं आए, कभी इन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी। और क्या कहा, जैसे पंजाब में लोग लड़ाकू हुए तो आगे निकले तो उनको खालिस्तानी का नारा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के और बाकी हरियाणा से किसान उतरे तो उनको आतंकवादी, दलित उतरता है तो उसको नक्सलवादी कहते हैं, मुसलमान उतरता है तो कहते हैं पाकिस्तान से मिले हुए हैं। और कोई भी नेता इनके विरुद्ध में आवाज उठाते हैं तो उनको कहते हैं देशद्रोही, उनके पीछे भी और आयकर को लगाते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक तरफ वो विचारधारा है जो देश में प्रजातंत्र को मजबूत कर रही है और एक है सांप्रदायिकता का जहर बोल रही है। अब देखिए आप पुलवामा कांड कैसे हुआ, उसकी जांच करवाएं तो पोल खुल जाएगी। अभी विपिन रावत चले गए। हमारे एक नेता ने बहुत पहले कहा था, जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो पहले कांड हुआ, देश का चुनाव हुआ तो पहले कांड हुआ। अभी भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले कोई ना कोई बड़ा हादसा होगा, और वो हो गया विपिन रावत का।
जांच की 56 इंची का सीना है। अरे मोदी जी, ये चाइना 100 किलोमीटर अंदर आ गया, घर बसा के, कहां गया तुम्हारा 56 इंची का सीना? अगर तुम्हारा सीना ही होता तो आप आज पूरे देश को बेचते अदानी और अंबानी। ये डेमोक्रेसी है। राजस्थान को षड्यंत्र के तहत खरीदने की कोशिश की गई, यहाँ के एमएलए को धन्यवाद देना चाहता हूं, निर्दलियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बसपा के विधायकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे सहयोग जो कर रहे हैं मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे भाई आपके बीच में बैठा है चाचान जी, हम मजबूती के साथ में कहा मोदी जी, पूंजीपतियों में बिकते हैं या तो पशु बिकते हैं या कठपुतली बिकती है, इंसान नहीं बिकता। अब 102 अड़े रहे और इनका सारा षड्यंत्र फैल गया अशोक जी गहलोत के नेतृत्व। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं साथियों, ये लोग किसान विरोधी है, ये दलित विरोधी है, ये संविधान विरोधी है। आपका संविधान पूरे विश्व में 1 नंबर का संविधान है जो बाबा साहब ने दिया। जब देश आजाद हुआ तो अमेरिका में बाहर हमारे नेताओं ने पूछा कि संविधान कैसा हो, कौन बनाए? तो अमेरिका से आवाज आई कि डॉक्टर अंबेडकर, जो एक गरीब झोंपड़ी से यहाँ पढ़ के गया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, 6 विद्वान विश्व के उसमें 1 नंबर का विद्वान, आप उसको कहो वो संविधान बनाएगा। तो बाबा साहब को संविधान सौंपा गया और अंग्रेजों ने सोचा था ये देश जातियों का है, देश धर्मों पर लड़ता है, ये थोड़े दिन प्रजातंत्र रहेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पंडित नेहरू जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरदार पटेल को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बाबा साहब को कि हमारा संविधान इतना मजबूत था, आज तक कोई कमजोर नहीं कर सका, देश को गुलाम नहीं बना सका और हमारा देश दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा था। विश्व में इंडिया को लोग जानने लग गए थे। अगर आप आजादी से पहले देखोगे तो हमारा देश छोटे छोटे सूबों में बसा था, आपस में लड़ते थे हम लोग, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। ये पहली बार हिंदुस्तान का इतना बड़ा नक्शा बना है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है साथियों कि 7 साल से ये लोग आए हैं, पूरे देश को उन्होंने बर्बाद कर दिया। संविधान को जलाया गया आरएसएस के द्वारा। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम लोग नारा भी देते हैं, पहले लड़े गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। उनसे लड़ना पड़ेगा आपको। आज हमारे पंजाब के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे 700 किसान शहीद हुए, नमन करता हूं। आजादी की लड़ाई हमने नहीं देखी, लेकिन मैंने पहली बार, हमने भी आंदोलन किए, जेल में भी रहे, लेकिन मैंने पहली बार ऐसी लड़ाई देखी। लोग शहीद होते गए, लोग मरते गए, लेकिन पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया। लड़े लोग, 700 शहीद हुए, 378 दिन धरना दिया। हर मोदी जी आए दिन, एक दिन आकर के 9 बजे बोलते, पहले तो रात्रि को बोलते थे जब नोटबंदी, अब बार सुबह सुबह ही आ गए 9 बजे, 10 लाख का सूट में कि मेरी गलती होगी। अरे बेटी के बाद लोगों को मरवा दिया, तेरे को शर्म नहीं आती? तू प्रधानमंत्री इस देश का, तू गृह मंत्री बैठा है, पूरे देश का इन्होंने बेड़ा गर्क कर, नोटबंदी लगा के पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ा। जो आप मध्य वर्ग के लोगों जो है पारे सबका व्यापार चौपट हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है। कोरोना में लोग पैदल चल चल के मर गए क्योंकि अचानक लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन का नियम है कि 15 दिन पहले सावधान करो ताकि लोग अपने घरों में चले जाए। इन्होंने सावधान नहीं किया, कभी इन्होंने श्रद्धांजलि नहीं बनाई, किसी तरह का सहयोग नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गहलोत साहब को कि आज 300 लोग कोरोना के अंदर यहाँ मरे, जो महिलाएं विधवा हुई उनको भी 1-1 लाख रुपए, जो बच्चे माँ और बाप दोनों चले गए उनको भी 1-1 लाख रुपए दिए। आज मैंने अभिप्राय दिया था। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कार्यकर्ता की मीटिंग इसलिए कहना चाहता हूं कि अब लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, लड़ाई है न्याय और अन्याय की। जिस प्रकार हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, देश को आजाद करवाया, उसी प्रकार ये लोग पूंजीपतियों की कठपुतली बन के बैठे हैं। संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने बेच दी, सारे बैंक लुटवा दिए। नीरू मोदी 30,000 करोड़ लेके चला गुजरात, 15,000 करोड़ रुपए मोहित चौकसी लेके चला गया, वो भी गुजरात। 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके गया, बीजेपी का सांसद, वो भी गुजरात। 5,000 करोड़ रुपए ललित मोदी ले गया, वो भी गुजरात का। और वहां जाकर के मिलते हैं आपस में सब मोदी जी के, कहां से वोट फोटो खिंचा के जाते हैं, इनके जाने के बाद फोटो भी खींचते हैं। अरे भाई, किसान का जब लाख रुपया और भी हो जाता है तो बैंक नोटिस भेजता है, पुलिस आती है, जमीन कुर्क होती है, इनका कुछ भी नहीं होता, सब मजे कर रहे हैं। क्योंकि
ये दोनों मिले हुए। अगर आप टेलीविजन पे देखोगे तो 2 और 2 4 ही मिलेंगे। एक तो अमित शाह, एक मोदी, और 2 इनके अडवाणी या आपका अडानी और अंबानी। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी और प्रजातंत्र मजबूत है। ये किसानों ने साबित कर दिया कि 700 शहीद हुए, 338 दिन धरना दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और कानून इनको वापस लेना पड़ेगा। ये इससे साबित होता है कि हमारा संविधान मजबूत है। यह है डेमोक्रेसी। इसलिए साथियों, ये लड़ाई कौन लड़ेगा? कांग्रेस लड़ेगी। अंग्रेजों से कौन लड़े थे? कांग्रेस के नेता लड़े थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको हमारे युवा भाई जैसे चेयरमैन मिले और मैं देख रहा हूं कि वहां से नाराबाजी करके आ रहे हैं। आप पॉलिटिकल एकदम ट्रेंड है, अनुशासित है। मैंने आपके बैनर भी देखे हैं, मैंने नारों का सिस्टम भी देखा है। इसका मतलब आप कार्यकर्ता हैं। आप एमएलए तो किसी को बना सकते हो, लेकिन नेता कार्यकर्ताओं में तैयार होता है, उसको टाइम लगता है, वर्कर तैयार मंथन होता है, फिर उसको नेता बनाया जाता है। जो कार्यकर्ताओं में से नेता बन के निकलेगा उसका मुकाबला नहीं। इसलिए आप कार्यकर्ताओं में से निकालिए, मंथन कीजिए। एमएलए तो आप डेमोक्रेसी है, वोट ज्यादा दे दो कोई बन जाएगा, प्रधान भी बन जाएगा, प्रमुख बन जाएंगे, लेकिन नेता बनाने में टाइम। इसलिए साथियों, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर आप कार्यकर्ता तैयार किए, नेता तैयार किए, तो उसके साथ मजबूती के साथ खड़े। ये आदत बंद कर दो, जनता कांग्रेस का वोट इधर सरकार दो चुनाव। ये लंबी चलने वाली नहीं। लंबा वही चलेगा जो सोच रखता है। जहां खड़ा है वो मजबूत खड़ा रहेगा। जैसे आपके समुद्र के अंदर वो बिजली में या तूफान में भी खंभा नहीं हिलता ना, उस तरह से हमें मजबूत रहना पड़ेगा। इसलिए आज हमारे राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर अगर इन बदमाशों के खिलाफ कोई आवाज उठा रहे हैं तो उनका नाम राहुल गांधी है। अभी इन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की बात क्यों उठाई? हिंदू 2 तरह के। एक हिंदू है कांग्रेस का, जो गोली खा करके लड़ाई लड़ता है, वो महात्मा गांधी की प्रेरणा से चलता है। ये एक हिंदू ये है जो नाथुराम में गोडसे के रास्ते पे चलते हैं। आप देख रहे हो आए दिन वीडियो आ रहे हैं, एक गरीब मुसलमान को मार रहे हैं, वीडियो चढ़ा रहे हैं, सूरवीर बन रहे हैं। अरे ये अंग्रेज यहाँ थे ना, तो कहां गए थे सूरवीर साले के साथ? कहां गए थे तुम्हारे हथियार? एक गरीब बेचारा सब्जी बेच रहा है, मुसलमान के नाम पे बदनाम कर रहे हो। सरदार को कह रहे हो खालिस्तान कह के बदनाम कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम राज चला रहे हो। आपने विकास के नाम पे वोट लिया था, आपने इसके नाम पे लिया था कि हम लड़ाएंगे, मराएंगे, लोगों को तोड़ेंगे। तुम इंदिरा गांधी का मुकाबला करोगे? इंदिरा जी ने तो बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 कर दिए थे। आज ही बांग्लादेश बना है ना, अलग इंदिरा गांधी जी की जय है। इनकी औकात नहीं है कि लड़ाई लड़ ले। ये तो उनका भय दिखा के आपसे वोट लेना चाहते हैं। अभी देखा उत्तर प्रदेश में मस्जिदें तोड़ी जा रही। आपने प्रधानमंत्री जी को नहीं देखा? जूते पहन के फूल बरसा रहे हैं मंदिर के अंदर खड़े, भूल गए जूते उतार। उनको छुट्टी है, कोई कहता भी नहीं। अयोध्या के नाम में चंदा ले लिया, 18 करोड़ का घोटाला कर लिया। वहां के किसानों के वीडियो आ रहे हैं, सारे दुखी हैं। आरएसएस का मुकाबले खोल दिया, इसलिए वो दुखी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये देश के हितैषी लोग नहीं है, प्रजातंत्र में इनका भरोसा नहीं है, ये हिटलर की चाल चल रहे हैं। हिटलर की क्या आदत थी? कोई भी नेता विरोध करता उसको देशद्रोही कहता था, जेल में बंद करा देता। अभी उत्तरी कोरिया में आपने देखा होगा क्या हो गया। वही हालत हिटलर की थी और वही हालत मोदी जी की है। और हिटलर भी जनता में जाके आंसू बहाता था। ये प्रधानमंत्री जी वही कर रहे हैं। कई बार 3 बार रो दिए, एक बार पार्लियामेंट में, कभी कहीं आंसू बहाते हैं ताकि लोग चक्कर में फंस जाए। कोरोना आया, ऐसा देश में प्रधानमंत्री मिलेगा? कहा कि थाली और ताली बजाओ, बिना चापे थाली बजवा दिया। बात कहने को नहीं चाहिए, पर अपन खुशी के अंदर थाली बजाते हैं गांव में। इन्होंने बिना डिलीवरी की भाई घर में पुत्र होता है, पुत्री होती है, थाली बजाते हैं। अभी बेटियों का भी जन्मदिन मनाया इन्होंने तो थाली बजवा दी। एक हमारे अर्जुन नाम की एमपी पढ़ के कलेक्टर आ गया आपके इधर चूरू में। मैंने देखा एक पत्नी के साथ में दीपक जलाना है, मोदी जी का कहना है, कोरोना का भगाना है। 5 दिन भर्ती हुआ है एम्स के अंदर जाकर। एक दिन पापड़ बापी जी के पापड़ लेके खड़ा हुए। अरे भले आज भी तुम बाबा साहब के अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से एमपी बना है, और कहता क्या है? ये पापड़ है बापी जी के खाओ, को सिर्फ चंदा दे दिया बढ़िया है। कोई व्यापारी बैठा हो तो बुरा मत मानना,
और वो खड़ा हो गया पापड़ लेके, बाबू जी के पापड़ खाओ। चौथी दिन खुद को कोरोना हो गया और खुद जाके एम्स में भर्ती हो गए। ये हालत है। अरे अर्जुन राम, दीपक जलाने से अगर कोरोना भागता तो हम तो सारे जागरण लगाते, तो सारे जोत भी करते हैं, दीपक भी जलाते हैं। कहां मूर्ख होना है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, इनकी नीयत ठीक नहीं, इनके पास नेता नहीं है। ये यशमैन तैयार करते हैं जिसके बलबूते पे सत्ता में पहुंच जाते हैं। मैं आरक्षण के एमपीओ को कहना चाहता हूं कि अगर आप इस मोदी के भरोसे रहे, आने वाले समय में तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं बचेगा। बाबा साहब का जब संविधान चला रहे थे, मैं पूछ रहा हूं यहाँ के रिजर्व के एमपी जीतने वालों को तुम क्या कर रहे थे? पूरे देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है मोदी और अमित शाह। पत्रकारों को मार रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को दबा रहे हैं। आपके कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं छोड़ी है जहां इन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को नहीं बिठाया नियुक्ति देकर। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस की विचारधारा लड़ाई की है, जो आजादी के पहले आजादी के लिए लड़ी और अब इनके गुंडों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आप मजबूत रहें। गोविंद राम को प्रभारी बनाया है, मुझे कैबिनेट मंत्री इसलिए बनाया है, मैं आपदा का मंत्री हूं, ध्यान रखना। जहां आपदा आएगी वहां गोविंद राम मेघवाल आपको तैयार है। अब आपदा देखो, बरसात भी ज्यादा आ जाए तो गड़बड़, तूफान आ जाए तो गड़बड़, और कार्यकर्ता निराश हो जाए तो भी गड़बड़। निराश नहीं होने देंगे, सच्ची सच्ची बात कहेंगे। हमारा लक्ष्य यह है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बने, और वो जब बनेगी कि सबसे पहले कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है, उसको मजबूत करें। उनके मन में कोई निराशा है उसको दूर करेंगे, उनकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संगरिया के कार्यकर्ता कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। आज आपकी एक शबनम, मान लो शबनम जी को लड़ाया 6000 से रह गए, अब उसको तो आपको भूलना पड़ेगा। ये हार हमने भी देखी, और हम कहते भी है डेमोक्रेसी में जिसको जीतने का शौक हो उसको हार का शौक भी रखना चाहिए। वो हमने भी खाई थी, ऐसे ही खाते हैं जैसे आपने। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके कार्यकर्ता, चेयरमैन साहब, आज मैं कह के जा रहा हूं, मैं मंत्री नहीं, मैं आपका भाई हूं। मैं मंत्री जब हूं कि पार्टी सत्ता में है। ये पार्टी की देन है कि मैं कार्यकर्ता, आज मैं कैबिनेट मंत्री हूं। मेरा बेटा भी प्रधान है भूगोल पंचायत से, मेरी बेटी भी प्रधान रही पिछले टर्म में बीजेपी के राज। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरी मिसेज आपके अर्जुन राम के बेटे को अभी हमने हराया जिला परिषद में। और मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को, मैंने इसको हरा के लाऊंगा। मैं आपको ये लग रहा है ना कोई अर्जुन राम बहुत बड़ा कोई नेता है, 3 बार जीत गया, ये छोटी मोटी भूलों से जीत रहा है। उसके बेटे को अभी हराया, वो प्रमुख बनना चाहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों, आज में अपने पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसकी सोच बहुत बढ़िया है, और मैं कहता हूं इस देश में नेता बहुत है, इस देश में नीति बहुत अच्छी है, लेकिन जहां नीयत की खोट आ जाता है ना, वहां गड़बड़। जैसा भी मोदी और अमित शाह आया हो, बाबा साहब ने कहा था संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन इसको चलाने वाले लोग अगर गलत हैं और अगर वो सत्ता में आ गए तो फिर ये संविधान गलत कहलाएगा, इसीलिए तो चला रही है। और अगर सत्ता में सही लोग बैठे हैं तो संविधान बहुत अच्छा बना है, सबको बराबर का दर्जा है, समानता, स्वतंत्रता, सब अपने अपने धर्मों को बनाओ। आप गुरुद्वारे में जाओ, कोई मंदिर में जाओ, कोई बौद्ध में जाओ, कोई चर्च में जाओ, कोई फारसी है तो अलग बनाओ, किसी तरह का मनाही नहीं है, कोई मस्जिद में जाओ। लेकिन ये लोग ये किसी को बाहर नहीं निकाल सकते। इनको पूछो 30 करोड़ मुसलमान है, तुम बाहर निकाल दोगे? तुम्हारे घर घर आते हैं, नहीं निकालेंगे। ये पैसा दिया, और बहुत बड़ी योजना जल मिशन, आपके घर घर पानी आएगा। इसके अलावा हॉस्पिटलों में भी पैसा दिया, जहां भी आपने डिमांड की वहां पैसा आया है। इसलिए कोई कमी नहीं है, 2 साल में हमें और काम करने, और जो भी राज्य के लायक काम हो आप एमएलए को बताएं, हमें बताएं, हम सेवा के लिए तैयार हैं, और सीएम साहब तक भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे और आपकी मदद करेंगे। जिंदाबाद, हाथ ऊपर कर, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक जी गहलोत जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, किसान एकता। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे यहाँ मेरा कॉलेज बहुत बड़ी संस्था है थी, कुछ लोगों ने इसको रखा है कौन से हिसाब से बात ताकि आप बच्चों का पता हो सके। नहीं, वो एक तो कोई पट्टों का मामला है, वो अलग है। ये टेंडर पास है, चलो आप कोई है तो मुझे बताओ। चलो बता। एक मिनट, मंत्री जी सभी के ज्ञापन लेंगे, तो एक मिनट आप रुके। अब आगे का प्रोग्राम रहेगा स्वामी केशवानंद गुलाल है मंत्री महोदय से निवेदन है और आए सब समारोह का कार्यक्रम थोड़ा आगे लेट चल रहा है। चेयरमैन साहब से निवेदन है कि मंत्री को लेकर सब समारोह पर पहुंचे। जो ज्ञापन पेंडिंग है वो बाहर ले लेंगे मंत्री जी। तो चेयरमैन साहब से निवेदन है कि मंत्री जी को लेकर स्वामी केशवानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सब समारोह को शुरुआत करें। बहुत देर से वेट कर रहे हैं। दिखाना बेटा मैंने मैं हरपाल सिंह संगरी है मंत्री जी नंबर लिखो। चेयरमैन साहब इधर से आ जाइए। हमने आपको से पहले भी दिया था कितने लोग हैं पूरे राजस्थान में? चेयरमैन साहब मंत्री जी लेंगे संत समारोह बाहर बहुत देर से भेंट हो रहा है और स्वामी जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर संत समारोह शुरू करें। और जिनके भी ज्ञापन पेंडिंग है मंत्री जी बात ले लेंगे। तो